नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज बात कर रहे हैं कि अगर कोई वैवाहिक मतभेद पति पत्नी के बीच में चल रहे हैं, कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स अगर पार्टीज के बीच में चल रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो ऐसे में पति को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या परेशानियां पति के सामने आ सकती हैं और कैसे उन परेशानियों में क्या क्या सावधानियां पति को बरतनी चाहिए। आज इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझ लें कि अगर पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं, छोटे मोटे विवाद चल रहे हैं, छोटे मोटे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, आए दिन के छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी तरीके का लीगल एक्शन लेने की कोई भी जल्दबाजी ना करें। अगर पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे झगड़े, छोटी छोटी बातों पर अगर नोकझोंक हो जाती है, तो ऐसे में लीगल एक्शन बिल्कुल ना लें। घर के परिवार के सदस्यों के साथ उनके सामने बैठकर समझौते के जरिए, सेटलमेंट के जरिए ऐसे मामलों को निपटाने की कोशिश करें। छोटी मोटी नोकझोंक में एकदम से लीगल एक्शन ना लें, ये मेरी पर्सनल राय है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि छोटी मोटी नोकझोंक होने पर भी बड़ा कदम उठा लेते हैं, लीगल एक्शन, कोई कानूनी कार्रवाई कर देते हैं, और उसके बाद जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस लीगल एक्शन की वजह से, उस कानूनी कार्रवाई की वजह से एक बड़ा रूप ले लेते हैं और एक हंसता पलता परिवार भी किसी न किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ में, लीगल बाधाओं में फंस जाता है। तो छोटे मोटे झगड़े हैं तो बिल्कुल भी लीगल एक्शन ना लें, परिवार के सदस्य के बीच में बैठ के उसको आपसी समझौते से निपटाने की ही कोशिश करें। अब देखिए, वैवाहिक मतभेद होने पर दो तरीके की सिचुएशन सामने आ सकती हैं, दो तरीके की चीज़ें सामने आ सकती हैं। वैवाहिक मतभेद होने पर या तो पत्नी आपके साथ रह रही होती है या पत्नी आपको छोड़कर मायके में चली जाती है। अब पहले बात कर लेते हैं कि अगर पत्नी आपके साथ रह रही होती है तो ऐसे में क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, अगर पत्नी आपके साथ रह रही है तो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, अपनी सैलरी डिटेल्स का, अपने इनकम प्रूफ का, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का, या फिर अपनी खासकर ज्वेलरी का, इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी किसी वीक मोमेंट में आकर इन सब चीज़ों को घर से गायब कर दे और कल को इन सब चीज़ों को मेंटेनेंस के केस में आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल करे। तो अगर पत्नी आपके साथ ही रह रही है और आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और अपनी ज्वेलरी का खास ध्यान रखें। अब अगर आपकी पत्नी घर छोड़ के जा चुकी है, मैके में रह रही है, तो सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, बैंक डॉक्यूमेंट्स, सैलरी डिटेल्स, इनकम प्रूफ, इन सब चीज़ों के बारे में देखें कि ये आपके घर में मौजूद है या नहीं। अपनी ज्वेलरी को चेक करें कि ज्वेलरी आपके घर में मौजूद है या नहीं है, और इस बात की सूचना थाने में जरूर दें कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर अपनी मर्जी से मायके में जाकर बैठ गई है। और अगर कहीं ना कहीं आपके घर से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अगर गायब हैं या ज्वेलरी गायब है, तो इस बात की सूचना भी तुरंत थाने में दे कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर अपने मायके जा चुकी है और वो ये सब सामान और डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ ले गई है। इस चीज़ की सावधानी जरूर बरतें। अगर आपकी पत्नी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बढ़ जाने के बाद की वजह से आपको छोड़कर अपने मायके में जाकर बैठ चुकी है। अब दूसरी सावधानी क्या बरतनी है, इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर पति पत्नी के बीच वैवाहिक मतभेद हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं वो कानूनी प्रक्रिया का रूप लेने लगे हैं, तो इस बात में कोई आशंका नहीं होती कि पत्नी अपने पति के खिलाफ महिला सेल में, यानी वुमन सेल में कंप्लेंट या शिकायत जरूर दर्ज करेगी। और वुमन सेल से पति को नोटिस आता है या कई बार वुमन सेल से पति को कॉल आती है। अब अगर वुमन सेल से पति को नोटिस आता है, तो ऐसी सिचुएशन में पति को सावधानी ये बरतनी है कि वो वुमन सेल के नोटिस को किसी भी तरीके से अवॉइड ना करे, नज़रअंदाज ना करे, या वुमन सेल के नोटिस से यहाँ वहाँ छुपे नहीं, भागे नहीं। वुमन सेल के नोटिस को फेस करे, वुमन सेल की प्रोसीडिंग्स को फेस करे। वुमन सेल में जिस दिन भी बुलाया जाए उस दिन जरूर जाए। पहली चीज, वुमन सेल का डर इस बात का दिमाग से निकाल दें कि वुमन सेल आपको किसी भी तरीके से अरेस्ट कर सकती है या वुमन सेल आपके खिलाफ कोई मुकदमा बना सकती है। अगर आप वुमन सेल में जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो जो भी इल्ज़ाम आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ लगाए हैं, जो भी एलिगेशंस आपके खिलाफ लगाई हैं, वो केस फाइल होने से पहले ही वुमन सेल के जरिए आपको उनकी जानकारी मिल जाएगी और आप सही तरीके से उन इल्ज़ामों के खिलाफ
एक अच्छी रणनीति तैयार कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप वुमेन सेल में जाते हैं तो इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वुमेन सेल में जाने के बाद आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि वुमेन सेल में अधिकतर काउंसलिंग की और समझौता कराने की कोशिश की जाती है। अगर पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है तो या तो पार्टीज साथ रहने लग जाती हैं या आपसी समझौते से आपसी रजामंदी से तलाक ले लेती हैं। अगर वुमेन सेल के सिचुएशन को, वुमेन सेल की अगर आप प्रोसीडिंग्स को फेस करते हैं तो एफआईआर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसलिए वुमेन सेल की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड ना करें, उसे फेस करें, ये सावधानी जरूर बरतें। तीसरी सावधानी क्या बरतनी है उसे समझ लें। कई बार ऐसा होता है जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस बात के चांसेस होते हैं कि पत्नी थाने में शिकायत कर देती है या फिर पति को थाने से फ़ोन कॉल्स आ रहे होते हैं। अब अगर पति को थाने से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तो इस बात का डाउट है कि या तो आपके खिलाफ कोई शिकायत आपकी पत्नी ने वहां दर्ज करा दी है या फिर आपके खिलाफ पुलिस वालों ने 498 की एफआईआर या मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में सावधानी ये बरतनी है कि आपको डर के मारे होश नहीं खोना। कई लोग ऐसा करते हैं कि जब पुलिस के या पुलिस थाने से फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं या कोई नोटिस आता है तो यहाँ वहाँ छुपने लगते हैं, भागने लगते हैं, पुलिस को अवॉइड करने लगते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर पुलिस स्टेशन से या थाने से आईओ का आपको कॉल आता है तो सबसे पहले एक वकील की मदद से आप अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाएं। जो भी मुकदमा थाने में आपके खिलाफ दर्ज हुआ है उस मुकदमे में आप बेल लें। सबसे पहले अपनी आज़ादी को सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही आपके खिलाफ जो भी एफआईआर या थाने में जो भी शिकायत की गई है उसे आप अच्छे से लड़ पाएंगे और उसमें बाहर निकलने की, उसमें एक्विटल की रणनीति को भी तैयार कर पाएंगे। तो अगर थाने से कोई मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो जाता है या थाने से आपको कोई फ़ोन कॉल आ रही है तो उससे यहाँ वहाँ मत भागें, छुपने की कोशिश ना करें। उसमें सबसे पहले बेल लें, अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करें और उसके बाद उस शिकायत के प्रति या उस एफआईआर के अगेंस्ट लड़ने की तैयारी करें। अब चौथी सावधानी क्या बरतनी है उसे समझ लें। चाहे आपकी पत्नी साथ रह रही है, चाहे आपकी पत्नी आपको छोड़ के अपने मायके जा चुकी है और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या वैवाहिक मतभेद चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अपनी पत्नी को गुस्से में टेक्स्ट मैसेजेस करना अवॉइड करें। अपनी पत्नी को फ़ोन कॉल्स अवॉइड करें। अपनी पत्नी को फ़ोन कॉल्स पर गाली देना या किसी भी तरीके की धमकी देने से बचें या किसी भी तरीके का अपशब्दों से भरा टेक्स्ट मैसेज देने से बचें, क्योंकि कल को इस बात का डाउट रहता है कि कल को ऐसा ना हो उन टेक्स्ट मैसेजेस को या उन वॉइस कॉल्स की रिकॉर्डिंग करके आपकी पत्नी आपके खिलाफ उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करे। इस चीज़ की खास सावधानी रखें, इस चीज़ की सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में यही देखने को मिलता है कि अगर पत्नी मायके जाकर बैठ गई है या पत्नी घर में है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो पति भी कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसे टेक्स्ट मैसेजेस करना शुरू कर देता है या फिर फ़ोन कॉल पे कभी कभी गाली गलौज या फिर किसी भी तरीके की धमकी से भरी कोई बात कह देता है। तो इन सब चीज़ों को करने से बचें, नहीं तो कल को ये सब चीज़ें, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग्स आपके खिलाफ सबूत के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। अब चौथी सावधानी किस सिचुएशन में बरतनी है उसको समझ लेते हैं। अगर आपकी पत्नी ने कोई 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया है या आपकी पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस आपके खिलाफ फाइल कर दिया है तो उसके अंदर जितनी भी बातें, जितने भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हैं उसे देखकर हताश ना हो, उसे देखकर घबराए नहीं, उसे देखकर होश ना खो दें, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि आदमी होश खो के कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा लेता है जो बाद में उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। चाहे घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे वो सिंपल मेंटेनेंस का केस हो 125 सीआरपीसी में, दोनों का सोल पर्पस यही होता है कि कैसे भी पति से मेंटेनेंस ले ली जाए। इन दोनों केसेस में पति की ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ही ये केस फाइल होते हैं तो पति का ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग इस बात पर चलता है कि कहीं से भी इस बात का सबूत निकाल लूं कि पत्नी तो मेरी काम करती है, इस जगह पर वो नौकरी करती है और वो वहाँ से इतनी तनख्वाह उठाती है या इतना पैसा कमाती है तो मैं उसको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इस सिचुएशन में पति को पत्नी के खर्चे के साथ साथ, पत्नी के इनकम के साथ साथ इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस बात की सावधानी जरूर बरतनी है कि
पति पत्नी की इनकम तो शो करे ही, अगर उसके पास कोई पुख्ता सबूत है कि पत्नी कमा रही है तो उसको तो शो करे ही, लेकिन उससे ज़्यादा पति को ये चीज़ शो करनी होती है कि पति की कमाई कितनी है और उस कमाई में से उसके खर्चे कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है। लायबिलिटीज़ का मतलब अगर कोई उस पर लोन चल रहा है या उसको कोई किस्तें चुकानी है तो उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है और उस पे उसके परिवार की जिम्मेदारियां कितनी हैं, डिपेंडेंसी कितनी है, ये चीज़ उसको दिखानी है। इस चीज़ की खास सावधानी बरतें। डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि पति के साथ साथ अगर उसके माता पिता भी रहते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी पति के ऊपर है, उनका इतना खर्चा है, पति का अपना इतना खर्चा है। इन सारी चीज़ों को पति को अपने उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा शो करना है। पति को यह दिखाना है कि अगर उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है तो उसमें से 22,000 या 25,000 रुपये तो उसके खर्चे में, उसके माता पिता के खर्चे में, उसकी डिपेंडेंसी में और उसकी लायबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाते हैं और बकाया बचते हैं जितने भी 5,000 4,000 वो उसकी नेट इनकम होती है सारे खर्चे निकालने के बाद। तो अपनी कोशिश ये रखें कि अपनी लायबिलिटीज़ को ज़्यादा शो करें, अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो करें, क्योंकि यही आधार होती है डीवी और मेंटेनेंस केस में जिस समय पति के अगेंस्ट मेंटेनेंस डिसाइड की जाती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, इस चीज़ की खास सावधानी बरतें कि पति को अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा शो करना है। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी आपकी मर्जी के खिलाफ घर छोड़ के चली गई है, मायके में जाके रह रही है और आप अपनी पत्नी के साथ ही रहना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अपनी पत्नी को लीगल नोटिस जरूर दें और उस लीगल नोटिस में ये बात लिखें कि आप तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हो और वो अपनी मर्जी से आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपसे अलग रह रही है और आपकी पत्नी वापस आकर आपके साथ रहे। इससे एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई और कल को उसने आपके खिलाफ कोई केस फाइल कर दिया तो उस केस में ये बात देखने को मिलेगी ही मिलेगी लिखी हुई कि आपने अपनी पत्नी को जबरदस्ती धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और अब आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दो। लेकिन अगर आपने उस केस के फाइल होने से पहले ही आपकी पत्नी के जाते ही इस बात का लीगल नोटिस दे दिया कि मैं तो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, आप मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हो और वापस आके मेरे साथ रहो, अगर ऐसा लीगल नोटिस आपने पहले ही दे दिया तो पत्नी की वो बात कि उसको ससुराल से जबरदस्ती निकाला गया है वो बात कोर्ट ज़्यादा तौर पे नहीं मानेगी, उसको ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, उस बात की ज़्यादा तवज्जो कोर्ट में नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप तो पहले से ही अपनी इंटेंशन लीगल नोटिस के जरिए शो कर चुके हो कि आप तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हो और वो अपनी मर्जी से आपको छोड़ के गई है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आप उसे साथ रखना चाहते हो और वो छोड़ के चली गई है तो उसे लीगल नोटिस ज़रूर दे दें और लीगल नोटिस के जरिए उसे वापस बुलाने के लिए या साथ रहने के लिए एक इंटीमेशन उस तक ज़रूर पहुंचा दें। अब देखिए, अगर आप साथ नहीं रहना चाहते, अलग होना चाहते हैं तो डिवोर्स का केस फाइल करने में भी टाइम को बिल्कुल ना गंवाएं, टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। आजकल एक तरीके की गलतफहमी कोर्ट मैटर्स में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में चल रही है, वो ये कि पति सोचता है कि अगर उसने पहले डिवोर्स का केस फाइल कर दिया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देनी पड़ेगी और जिसने पहले डिवोर्स का केस फाइल कर दिया वो ही ज़्यादा दोषी माना जाएगा। दूसरी तरफ पत्नी ये सोचती है कि अगर उसने पहले डिवोर्स का केस फाइल कर दिया तो शायद उसे उसके पति से मेंटेनेंस मिले ही ना, शायद सारी गलती पत्नी की ही मानी जाए क्योंकि उसने पहले डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। देखिए, ये एक तरीके की अफवाह है, गलतफहमी है, एक मिथ है। ऐसा कुछ भी रियलिटी में नहीं होता। अगर कोर्ट ने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करना है तो चाहे डिवोर्स का केस फाइल हुआ हो या ना हो, कोर्ट उस ऑर्डर को पास करेगी ही करेगी। इसलिए अगर आप साथ नहीं रहना चाहते तो इस गलतफहमी में, इस अफवाह के बहकावे में बिल्कुल ना आए कि पहले डिवोर्स का केस कौन फाइल करेगा। अगर आप साथ नहीं रहना चाहते तो अपने कीमती समय को बचाएं और आप तुरंत डिवोर्स का केस फाइल करके डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करें और एक दूसरे से सेपरेशन के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, ये है वो छोटी छोटी सावधानियां, छोटी छोटी बारीकियां जो वैवाहिक मतभेद या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होने पर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।